A rectangular film of liquid is formed in the frame of wire and movable rod of length 4 cm. What force must be applied to the rod to keep it in equilibrium if surface tension of liquid is 40 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर। एक फ्रेम है सिंपल, हमने एक जो वर्क डन के लिए लिया था, उस फ्रेम में ये जो रॉड है मूवेबल है और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और इस फिल्म का जो सरफेस टेंशन है इट इज गिवन सरफेस टेंशन 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर, और लेंथ ऑफ द रॉड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट फोर्स, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था हमारे पास T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, बरोबर। यहाँ हम अगर वैल्यू पुट करें फोर्स की T इंटू एल, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म की लेंथ दोनों साइड से होगी, जैसे कि पेपर है। तो पेपर आपके पास लिखने के लिए दोनों साइड से अवेलेबल होता है, भले ही दिखता एक ही है पर लिखने के लिए दोनों साइड से अवेलेबल होता है। वैसे ही ये फिल्म देख रहे हो एक ही तरफ से, लेकिन इसकी उधर के साइड में और इधर के दोनों भी साइड में ये लेंथ कंसिडर किया जाएगा। सो फोर्स अपॉन ट्वाइस एल, बस यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, टेंशन इंटू ट्वाइस एल। टेंशन है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू लेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, T इंटू ट्वाइस एल 40, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आप इसको लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 टू द पावर व्हाट इज इट 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इतना क्या आएगा फोर्स, दैट इज न्यूटन, यही लिख सकते हो। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हाँ लिख सकते हो। दिस इज 3.2, एक डेसिमल पॉइंट दे दिया हमने। अब डेसिमल पॉइंट दे दिया है तो हम क्या करेंगे 10 टू द पावर, क्योंकि अब हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 10, 32 3.2 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे कर सकते हैं 32 अपॉन 10 इंटू 10, अब तो समझ में आया। अब ये डेसिमल पॉइंट इसको कर देता हूँ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। दिस इज द आंसर। Water rises to a height of 3.2 cm in a glass capillary tube. Find the height to which the same water rise in another capillary having half area of cross section. हमारे पास एक फॉर्मूला हमने इसके पहले सीखा था, H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2, बस उसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक, गिवन देखो H1 3.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए। देन H2 वी हैव टू फाइंड आउट, रेडियस नहीं दी गई लेकिन एरिया इज गिवन। क्या बोला है देखो, फाइंड द हाइट टू विच द सेम वाटर राइज इन अनदर कैपिलरी हैविंग हाफ एरिया, दूसरी कैपिलरी का एरिया हाफ है, A2 इज हाफ ऑफ A1। बस व्हाट इज द एरिया ऑफ A2, पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ pi R1 square, pi get cancel, R2 upon R1 square equals to 1 upon root 2। तो आप इसको 1 upon 2 स्क्वायर रूट ले सकते हो, R2 upon R1 is equals to 1 upon root 2। नाउ अब आएंगे हम फॉर्मूले पे, H1 कितना 3.2 इंटू R1, R2 को इधर लेकर आइए, इज इक्वल्स टू H2। तो H2 इज इक्वल टू 3.2 इंटू R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रिप्लेस उल्टा करेंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट 2, बस रूट 2 से मल्टीप्लाई करो,
व्हाट इज द वैल्यू 1.4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4.525 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन। सो एक क्वेश्चन कैपिलिटी से रिलेटेड। सपोज एक बीकर लिया है हमने और इस बीकर में एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया और इसमें लिक्विड है। ओके, तो ये लिक्विड राइज करता है, वी नो दैट। तो ये यहां तक राइज कर रहा है। लेट इट इज 10 सेंटीमीटर। कितनी हाइट पर है? 10 सेंटीमीटर हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया। नाउ अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इस ट्यूब को यहां से कट कर दूं जहां तक ये, या 10 सेंटीमीटर के नीचे कहीं पर भी, ये बीकर है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये यहां तक लिक्विड की लेवल है, बरोबर। अब मैं इसके नीचे इस ट्यूब को कट कर देता हूं। द ट्यूब इज कटेड बिलो 10 सेंटीमीटर, कहीं से भी कट कर दीजिए। तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो होगा? क्या लिक्विड नीचे आएगा या लिक्विड उस लेवल तक रहेगा? चलो क्वेश्चन पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। ये लिक्विड लेवल क्या होगा? क्या ये बाहर निकलेगा लिक्विड? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, क्या ये फॉल करेगा या वहीं पर रहेगा? हम क्या कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर के नीचे से कट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो अगर मैं इसको रेड पेन से बताऊं तो ये यहां से कट कर दिया है मैंने, यहां से, मतलब ऊपर में वाटर है। तो अब फिर अगर उस ट्यूब को मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूं तो क्या हाइट 10 सेंटीमीटर तक जाएगी? मतलब वाटर लिक्विड जो भी है वो ओवरफ्लो हो जाएगा या उस लेवल तक रहेगा या फॉल करेगा? चलो आंसर बताता हूं। लिक्विड जहां तक हमने लेवल को कट कर दिया है उसी लेवल तक लिक्विड आकर रुक जाएगा। इज इट क्लियर? कैसे? देखो एक्चुअली हमने क्या कर दिया है, यहां तक लिक्विड था तो यहां से कट कर दिया है। तो यहां से कट करने की वजह से लेवल लिक्विड का यहां तक ही आएगा। ये रेड जो मार्क देख रहे हो आप, यहां तक ही लिक्विड का लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए ऊपर में कौन खींच रहा था लिक्विड को? लिक्विड को ऊपर में खींचने वाला था ट्यूब। ऊपर में ट्यूब है ही नहीं। ऊपर में ट्यूब, कोई हवा थोड़ी ना खींच रही थी। खींच कौन रहा था? ये ट्यूब खींच रही थी, जो कि हमने कट कर दिया। तो खींचने वाला एजेंट ही खत्म कर दिया है। तो खींचने वाला एजेंट हमने खत्म कर दिया तो लिक्विड ऊपर राइज नहीं करेगा। जहां तक है बस वहीं तक रहेगा। सो ये जो रेड मार्क, जहां तक हम कट करेंगे वहीं तक लिक्विड की लेवल रहेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। ठीक? फिर बोलेंगे सर आप, हमारे पास फॉर्मूला था T इक्वल्स टू 2 व्हाट इज इट, H का फॉर्मूला हाइट 2T cos थीटा अपॉन H रो R G। ठीक है, हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है 2T cos थीटा अपॉन रो R G। तो ये फॉर्मूला बैलेंस होगा कैसे? ये फॉर्मूला बैलेंस ऐसे होगा। देखो होता क्या है, जब इस लेवल तक, जब तक हम देख रहे थे यहाँ ओरिजिनल लेवल की जब लिक्विड था वहाँ पर शेप बहुत ज़्यादा कॉनकेव होता है, बहुत ज़्यादा कॉनकेव। लेकिन जब हम कट कर देंगे तो वो लेवल लिटिल बिट फ्लैट हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो रेडियस क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने से हाइट क्या हो जाएगी? कम। तो नई वैल्यूज मिलेगी हमको H और R की, H1 एंड, या डैश भी बोल सकते हो, H डैश एंड R डैश। नई वैल्यूज इसको बैलेंस करेगी। ओरिजिनल वैल्यूज रिप्लेस बाय H डैश एंड R डैश। R क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही R बढ़ेगा हाइट क्या होगी? कम। सो दिस इज द रीजन। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन एक और पूछता हूं, छोड़ो इस कैपिलरी को। चलो मान के चले
हमने एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश किया और उस रॉकेट में एक आइस का क्यूब रखा है और उसको स्पेस में भेज दिया है जहां ग्रेविटी जीरो का एक्सपीरियंस होगा, जीरो ग्रेविटी, देयर इज अ नो ग्रेविटी, बैलेंस हो जाएगी। जी इक्वल टू जीरो का एक्सपीरियंस होगा, उस आइस क्यूब का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मेल्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 मेल्ट होकर स्प्रेड हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 4 मेल्ट होकर स्फेरिकल बनेगा। यस, ये मेल्ट होकर क्या बनेगा? स्फेरिकल। व्हाई? बिकॉज सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन ओनली T इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लिक्विड पर ही डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सरफेस टेंशन तो लगना ही लगना है, आप स्पेस में लेके जाइए या किसी और प्लैनेट पर लेकर जाइए, सरफेस टेंशन लगना ही लगना है। तो वो सरफेस टेंशन के कारण क्या बना लेगा? खुद का स्फेरिकल शेप। सो दिस इज व्हाट? कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हमको देखना है फ्लूइड्स इन मोशन। अभी तक हम देखते हैं फ्लूइड्स एट स्टेडी कंडीशन। वी हैव स्टडीड 2 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, वन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स। ये हम बोलते थे फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो अब तक हमने जो देखा है प्रेशर, लेकिन अब तक हम देखे हैं प्रेशर और सरफेस टेंशन, ये दोनों भी स्टेडी कंडीशन में थे, डायनामिक में नहीं थे, मोशन में नहीं थे। लिक्विड स्टेडी कंडीशन में थे, कांस्टेंट थे, मोशन में नहीं थे। अब हमको जाना है मोशन इन लिक्विड, मोशन इन फ्लूइड्स। तो मोशन इन फ्लूइड्स हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। मोशन इन फ्लूइड्स, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंस फ्लो। अब ये दोनों क्या है ये भी हमको देखना है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मान के चलो ऐसा फ्लो जिसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बोलो या प्रेशर बोलो। एक्चुअली द फ्लो इन विच प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। आप कोई भी पॉइंट पर देखो, यहाँ पर क्या मेजर करो उसकी वेलोसिटी सेम, यहाँ पर मेजर करो सेम, यहाँ पर मेजर करो सेम, यहाँ पर मेजर करो, एवरीवेयर इट्स वेलोसिटी या फिर उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, देन दैट फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। जैसे नल में से कोई पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो है, कोई उसमें स्पीड बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्सट्रीम लाइन जिसे हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। इज इट क्लियर? दिस इज स्टेडी फ्लो। ओके, सेकेंड फ्लो लाइन, द पाथ, जिस पाथ से भी पार्टिकल फ्लो होगा। व्हाट इज इट? इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। मान के चलो ये पार्टिकल का मोशन हो रहा है यहाँ से इस प्रकार से, तो ये जो पाथ ड्रॉ किया गया है दिस इज कॉल्ड फ्लो लाइन, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। तो ये बहुत सारी हो सकती है, ऐसा नहीं है। और इन फ्लो लाइंस के बंडल को बोला जाएगा ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो। ये सारे लाइंस के बंडल को एक एक कॉम्पैक्ट पूरा बंडल, जैसे अगर प्लेन सरफेस है तो हम उसके ऊपर लेयर मान के चलेंगे लिक्विड का। अगर ये बीकर है तो इसमें एक लेयर होता है, लेकिन जब कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब में से पानी फ्लो हो रहा है तब हम उस ट्यूब को मानेंगे छोटा सा ट्यूब, छोटा सा इमेजिनरी सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर सिलेंड्रिकल लेयर, जिसको बनाया गया है बहुत सारे फ्लो लाइन से, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ फ्लो। नेक्स्ट स्ट्रीम लाइन, इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट, ये एक कर्व है जिसकी टेंजेंट, हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। देखो ये फ्लो हो रहा है, अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज द टेंजेंट, यहाँ पर
ये टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट, यहाँ पर ये टेंजेंट। तो इन सारे टेंजेंट्स का अगर मैं लोकस बनाऊं तो उससे जो कर्व बनेगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन और फ्लो ऑफ लाइन सेम होते हैं, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अगर स्टेडी फ्लो ना हो तो फिर अलग हो जाएगी, लेकिन स्टेडी फ्लो में फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन दोनों ही एक ही होएंगे, लाइक दिस इज व्हाट स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो में यही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और यही डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, दोनों एक ही रहेंगे। नेक्स्ट लैमिनर फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे चींटियाँ चल रही है, चींटियाँ जो चलती है न तो इधर मुड़ती है ना तो इधर मुड़ती है, ना तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ना कोई ओवरटेक करने की कोशिश की जाती है। तो वो जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। दूसरा एग्जाम्पल, जब सोल्जर्स चलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हुए निकलते हैं, तो उनके बीच में का गैप ना तो कम होता है ना तो बढ़ता है, तो एक साथ एक जैसे चलते हैं, उनके बीच उनका जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक एडवर्टाइज आती थी, मैं कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक नमक आता था और एक साधारण नमक था, तो वो नमक जैसे ही हम किसी पॉट में मतलब छोड़ देते थे तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो चलता था, लेकिन साधारण नमक रुक रुक के गिरता था। तो वो जो रुक रुक के गिरना है दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट, लेकिन जो एक समान चल रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। रिवर्स स्टेडी फ्लो, नदी में जो पानी बह रहा है लेकिन वो जो स्टेडी है, हम कभी बोलते हैं ना नदी का पानी फ्लो ही नहीं हो रहा है, स्टील दिख रहा है, स्टील नहीं होता है, अंदर से फ्लो होते रहता है, दैट फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो एंड वी कैन से इट इज अ लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा, मोशन ऑफ स्पर्म, मेल सेक्स में स्पर्म दैट इज मेल सेक्स गैमेट होता है, दैट इज स्पर्म इज अ सेल, वो मूव करता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो वो जो वो मोशन करता है वो भी स्ट्रीम लाइन होती है। नेक्स्ट, वाटर मूविंग स्लोली इन अ पाइप, किसी पाइप में से धीरे धीरे अगर पानी मूव कर रहा है स्लोली, अगर वेलोसिटी बढ़ा दो तो वो स्ट्रीम लाइन नहीं होगा। सो स्लोली इट इज मूविंग देन इट इज स्ट्रीम लाइन। इज इट क्लियर? दूसरा, कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई मार्केट में या बाजार में लोग गए हो, तो बाजार में जब लोग जाते हैं तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई ऐसा मुड़ता है, कोई वैसा मुड़ता है, कोई ऐसे जाता है, सब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाते हैं, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं कुछ होता है। दैट फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। उसमें कहीं पर कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, कोई ज़्यादा वेलोसिटी से अगर वही ट्रुप जो सोल्जर्स का है वो चल रहा है, उसको आप बढ़ा, थोड़ी सी उनको बोलो वेलोसिटी बढ़ाओ, रास्ते से उनको दौड़ने के लिए बोलो, तो धीरे धीरे अगर हम उनकी वेलोसिटी बढ़ाते जाए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उनका स्ट्रीम लाइन फ्लो का कन्वर्जन हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में। सो स्ट्रीम लाइन फ्लो कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। इज इट क्लियर? सो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक लिमिट के ज़्यादा अगर कोई वेलोसिटी बढ़ा दी जाए देन स्ट्रीमलाइन फ्लो कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। एक लिमिट, एंड दैट लिमिटेड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज critical velocity, the velocity after which streamline flow can be get converted into turbulent velocity. It is a maximum velocity after which the streamline flow can be get converted into turbulent flow. Then that velocity is called as critical velocity. हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन अगर हम उस critical velocity के आगे की velocity कर दें then that flow is called as turbulent flow. और turbulent flow में एक चीज़ और ध्यान में रखना, टर्बुलेंट फ्लो में बहुत ज़्यादा एडीज फॉर्म होती है, व्हर्लपूल बोलेंगे हम उसको। एडी पता है? एडी
वो भौरे बनते हैं, भौरे पानी में, वहाँ पर आप देखो गोल 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 और नीचे में पानी जाते हुए दिखाई देता है. दीज आर कॉल्ड एडीज एंड दीज एडीज आर फॉर्म्ड इन टर्बुलेंट फ्लो. बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब फ्लड वाली सिचुएशन होती है, तो फ्लड वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एडीज बनते हैं. अगर कोई पार्टिकल उसमें जाने की कोशिश कर रहा है तो गोल 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 घूमेगा और सेंटर में डूब जाएगा. कोई पर्सन अगर उसमें गया उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होता है. इसका एग्जांपल रिवर्स इन नॉन स्टेडी फ्लो. स्टेडी नहीं हो ऐसे जो रिवर फ्लो करेगी, फ्लड की सिचुएशन हो, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो. एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज. ब्लड जो आर्टरी में फ्लो होता है इट इज़ नॉट मूविंग स्टेडीली, सो उसको भी हम बोलेंगे व्हाट इज इट, टर्बुलेंट फ्लो. अब डिटेल में हम इन दोनों में के डिफरेंस देखेंगे, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो. नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन अब डिफरेंस में. तो सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जो सोल्जर्स का ट्रूप चल रहा है, आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक सर्टन लिमिट तक ही वो अपने बीच में का डिस्टेंस फिक्स रख पाएंगे. लेकिन बियॉन्ड लिमिट ऑफ वेलोसिटी, एक लिमिट के बाहर वो डिस्टेंस, कोई पार्टिकल कम दौड़ेगा, कोई पर्सन ज़्यादा दौड़ेगा, कोई कम ज़्यादा, इस कारण उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो बिखर जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा. एंड दैट टाइम दे बिकम टर्बुलेंट. तो एक साइलेंट और वायलेंट के जैसी ये सिचुएशन है. पहले साइलेंट होता है कोई पर्सन, और जैसे जैसे सपोज हम उसको कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, वो सुनता जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है, वहाँ तक सुन लेगा और उसके बाद वो वायलेंट बन जाएगा. सो वायलेंट बोले तो हम बोल सकते हैं टर्बुलेंट, साइलेंट बोले तो हम बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइन. इज इट क्लियर? Okay, the smooth flow of fluid with the velocity smaller than certain critical velocity. ऐसा फ्लो जिसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, that flow is called as streamline flow. दूसरा, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी उस पार्टिकल की हो या उस फ्लो में के पार्टिकल्स की हो, then that flow is called as turbulent. Is it clear? The irregular and unsteady flow of fluid when its velocity increases beyond a certain critical velocity, then that flow is called turbulent flow. Second difference, velocity of a fluid at a given point is always constant. It is always constant क्योंकि streamline है, लेकिन उधर में constant नहीं रहेगी. Velocity of a fluid at any point does not remain constant क्योंकि कोई पार्टिकल कम वेलोसिटी से, कोई पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी से. नेक्स्ट, टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज, दो स्ट्रीम लाइन, मान के चलो ये कर्व है पाइप की और ये है पहली स्ट्रीम लाइन, ये है दूसरी स्ट्रीम लाइन, मैं उस सरकमफरेंस पर टेंजेंट बना रहा हूँ, ये है सारी टेंजेंट्स. तो देखो सारी की सारी टेंजेंट्स पैरेलल है, हमको पता है दो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये जो कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, टेंजेंट्स आर द स्ट्रीम लाइन, तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स पैरेलल होती है, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर मान के चलो इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी दोनों की, जो पॉसिबल ही नहीं है. सो स्ट्रीम लाइन में ध्यान में रखना, दो स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. लेकिन टर्बुलेंट में, जैसे जब स्टेडी फ्लो था, स्टेडी मूवमेंट था उस ट्रुप का, सोल्जर्स का, तो कोई किसी के क्रॉसिंग में नहीं आ रहा था. लेकिन जब दौड़ रहे थे तो कोई किसी को धक्का लग जाएगा, कोई किसी के आंख पे गिर जाएगा, अब ये टर्बुलेंट हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में दे हैव अ रोटेशनल मोशन, एडीज फॉर्म होती है, फिर वहाँ पर गोल गोल भंवरे बनते हैं, और दैट इज व्हाट अंडर टर्बुलेंट फ्लो. एंड नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स. अगर कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, मान लो ये वाला सरफेस,
तो इस सरफेस के ऊपर, चलो मैं बता देता हूं, ये सरफेस मान के चलो ये वाला, तो ये सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड है तो हम एक के ऊपर एक के, जैसे बुक्स के ऊपर वो बुक्स के ऊपर बुक्स रखे हैं, तो एक एक बुक को हम एक एक लेयर मान के चलते हैं, और मानना भी चाहिए। लेकिन आगे देखो, इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। ये देखो, और ये बीच में से मैं बताता हूं रेड कलर से एक्सिस, ये सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, और ये सारी की सारी स्ट्रीमलाइन है। तो ये सारी स्ट्रीमलाइन क्या हो गई, पैरेलल टू द एक्सिस। ये पाइप में से फ्लो होने वाला, ठीक, स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। फ्लो ऑफ ट्यूब, what is flow tube? Bundle of flow of lines. So flow tube loses its order and particles move random direction. तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कोई पैरेलल, कोई परपेंडिकुलर, कोई और किसी एंगल में फ्लो करता है, तो इसमें कोई रैंडमनेस होता है, हैप्पैजार्ड बोलते हैं उसे मोशन, किसी भी तरह का मोशन इसमें पाया जाता है। सो दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज critical velocity. So what is critical velocity? The velocity beyond which, the critical velocity is what? Velocity beyond which a streamline flow transfer into turbulent flow. So हम बोल सकते हैं turbulent flow में convert होने वाले जिस velocity के बाद कोई streamline flow है, मान के चलो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सारे पार्टिकल्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन इनकी हमने धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा दी, तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी इनका स्ट्रीमलाइन थोड़ा कम होते जाएगा, एंड आफ्टर अ सर्टेन वेलोसिटी दे विल मूव टूवर्ड्स, दे विल ट्रांसफर इनटू अ टर्बुलेंट वेलोसिटी और टर्बुलेंट दैट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी, हमने डिफरेंस में भी देखा है, जिस वेलोसिटी पे मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो, इट इज डिनोटेड बाय VC, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये डिपेंड करती है तीन चीजों पर, एक दैट इज कॉल्ड coefficient of viscosity, secondly density of the liquid or that fluid, और तीसरा diameter of the pipe और tube। इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक। विस्कोसिटी पे सीधे सीधे डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी। मोर इज द विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी क्या है हम आगे सीखेंगे, पर जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है तो स्लो मोशंस के साथ चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 स्लोप रखे हैं और तीनों स्लोप पर 3 सब्सटेंस रखे हैं, एक इस पर आप वाटर रख दो, एक इस पर आप ऑयल रख दो, और तीसरे इस पर आप हनी रख दो, तो आपको समझ में आएगा हनी लगभग ना के बराबर मूव होते हुए दिखाई देगा, ऑयल होगा लेकिन वाटर से कम, और वाटर जरूर आखिरी तक पहुंच जाएगा। इसका मीनिंग विस्कोसिटी पानी की कम है, तो विस्कोसिटी पानी की कम है तो कम क्रिटिकल, दैट इज विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एनीवे, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ज़्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर? ओके। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी डिक्रीजेस, क्रिटिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन है। तो मैं, और डेंसिटी डायमीटर के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। आप छोटी डायमीटर कर दो, क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप बड़ी डायमीटर कर दो, क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों पर से डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड डायामीटर ऑफ ट्यूब। व्हाट इज एन नहीं, इस ईटा बोलेंगे। व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
What is D? Diameter of tube, and yes, rho is the density. So these are the three quantities on which the critical velocity depends. अब हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेंगे. सो वी सी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, समटाइम्स के लिया जाता है, समटाइम्स आर एन लिया जाता है. तो हम आर एन लेंगे. दिस इज आर एन, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, आर एन अपॉन rho into d. This is the formula for critical velocity. Rn Reynolds number, this is a pure number है ये. और eta coefficient of viscosity, it is known density, and this is a diameter. This is the critical velocity. यहाँ से हम निकाल सकते हैं Reynolds number. Reynolds number is just a number that is Vc into rho into d upon ईटा. ऐसा कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से छोटा है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, देन दैट फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन. अगर किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड्स का नंबर 1000 से छोटा आता है तो उस लिक्विड का फ्लो कैसे होगा? स्ट्रीम लाइन. अगर रेनॉल्ड्स नंबर लगभग 2000 से ज़्यादा है, मोर देन व्हाट 2000, सो यहाँ पर 1000 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा होना चाहिए. हाँ, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2000 देन इट इज़ टर्ब्यूलेंट. तो उस लिक्विड का फ्लो कैसे होगा? टर्ब्यूलेंट. और इन दोनों के बीच में अगर है तो हम उसे बोल सकते हैं इट इज ट्रांसफर फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू, कन्वर्टेबल है स्ट्रीम लाइन टू टर्ब्यूलेंट. अगर रेनॉल्ड्स नंबर इन बिटवीन 1000 to 2000 है तो कहा जाएगा उसमें ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्ब्यूलेंट. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट क्रिटिकल वेलोसिटी. इज इट क्लियर? उसके बाद हमको देखना है विस्कोसिटी. अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विस्कोसिटी. नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विस्कस. विस्कोसिटी बोले तो एक प्रकार का फ्रिक्शन. विस्कोसिटी बोले तो फ्रिक्शन. आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम कोई व्हीकल या रास्ते से चलते हैं तो हमारे पैरों और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. वैसे ही जब लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड में भी क्या होता है? फ्रिक्शन. देखो गैसेस में भी फ्रिक्शन होता है और लिक्विड में भी. अभी हम फिलहाल में लिक्विड सीख रहे हैं तो ध्यान में रखना लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, आपने किसी सरफेस पर हनी रख दिया है, ऑयल रख दिया है और वाटर रख दिया है. दिस इज वाटर, दिस इज ऑयल एंड दिस इज हनी. तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा फ्लूइड मूव करेगा फास्टली. तो आपको समझ में आएगा पानी बहुत तेज़ी से निकल जाएगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है. प्रैक्टिकली उसे मानते ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी लेस विस्कोसिटी. ऑयल की विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है और हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है. आप कोई अगर मेडिसिन ले रहे, कोई सिरप अगर ले रहे हो तो उसकी भी विस्कोसिटी होती है. जिसका गाढ़ा ज़्यादा होगा, गाढ़ा जगह अगर ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. गाढ़ानेस अगर कम है देन इट्स विस्कोसिटी इज लेस. समझ में आ रहा है? अब ये होता कैसे है? देखो सबसे पहले तो व्हाट इज विस्कोसिटी? द फ्रिक्शन बिटवीन. व्हाट इज इट? द फ्रिक्शन बिटवीन. इट इज अ फ्रिक्शन. सो ये फ्रिक्शन ही है बिटवीन बोथ क्या? लिक्विड इटसेल्फ और फ्लूइड इटसेल्फ. बिटवीन बोथ व्हाट? फ्लूइड इटसेल्फ, विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ. ऐसा चाहिए. बोथ विद इन fluid itself and with surrounding.
सो इसे हम बोलेंगे क्या? विस्कोसिटी. इट इज अ विस्कोसिटी, इज अ फोर्स. द फ्रिक्शन बिटवीन बोथ विद इन फ्लूइड इटसेल्फ एंड विद द सराउंडिंग. देखो ये हनी एक के ऊपर एक लेयर से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन देखो इसमें वाटर सरफेस को स्टिक कर गया, मींस इस समय वाटर और सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन हुआ, इसीलिए तो वाटर सरफेस के साथ स्टिक किया. तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्कोसिटी. दूसरा, पानी पानी के बीच में भी फ्रिक्शन होता है. हनी एक लेयर दूसरे लेयर के साथ फ्रिक्शन करती है, तो विद इन द लिक्विड, विद इन द फ्लूइड, दैट इज ऑल्सो अ विस्कस. आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्लिसरीन में इंसर्ट कर दीजिए, पानी में इंसर्ट कर दीजिए, ऑयल में इंसर्ट कर दीजिए, एक ही मास वाले ऑब्जेक्ट को, आपको समझ में आएगा. ग्लिसरीन में लेट नीचे जाएगा, ऑयल में थोड़ा जल्दी जाएगा और पानी में सबसे जल्दी जाएगा. क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ग्लिसरीन की ज़्यादा है, ऑयल की थोड़ी कम है और पानी की बहुत कम है. वो जो नीचे जा रहा है उसको तो लेयर सपोज कर रहे हैं ना, तो लेयर्स में भी फ्रिक्शन होता है एंड दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी. फिर इसके बाद आता है विस्कस ड्रैग. हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई फ्लूइड नॉन विस्कस है, जैसे कि हेलियम लिक्विड, हेलियम को, गैस को अगर हम टेम्परेचर कम कर दे, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो लिक्विड हेलियम अगर लो, परफेक्ट नॉन विस्कस. तो हेलियम के लिक्विड का अगर आप फ्लो देखो तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम मिलती है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. ओके, एनीवे स्ट्रीमलाइन तो है, पर हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी नॉन विस्कस में सेम पाई जाती है. लेकिन अगर मैं रिवर का, अगर आप पानी फ्लो होते हुए दिखाई देगा, ये एक एंड है रिवर का, ये एक दूसरा एंड है, तो यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी, चलो मैं रेड कलर के साथ बताता हूँ. यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी ये ऐसी है, यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 होते 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 जितनी इधर के सरफेस पर उतनी उधर के सरफेस पर. कहने का मीनिंग, इस पार्टिकल का उस पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है एंड दैट इज़ व्हाट? फ्रिक्शन. तो ये विस्कोसिटी के कारण होता है. ये जो बीच वाला है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है. आप देखो लेयर्स नदी में, किसी रिवर में आपको दिखाई देगा, जो एज पर का पानी है वो स्लो मोशन में दिखाई देता है, लेकिन बीच वाला जो पानी है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. अगर कोई बीच में चला जाता है तो वो फ्लो होके चला जाएगा. क्यों? क्योंकि लेयर्स के बीच में यहाँ का फ्रिक्शन कम है, इनका फ्रिक्शन ज़्यादा है, पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन है इसीलिए वेलोसिटी कम ज़्यादा है. इज इट क्लियर? सो ये हो गया नॉन विस्कस और ये हो गया विस्कस. इज इट क्लियर? इसके बाद आता है विस्कस ड्रैग. इन्हीं लेयर्स के कारण विस्कस ड्रैग. एक्चुअली विस्कस ड्रैग एक फोर्स है. जब दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करती है तो उसके कारण एक खिंचाव महसूस होता है एंड दैट खिंचाव इज कॉल्ड व्हाट? viscous drag. It's a force. It's a force. So viscous drag is what? Viscous drag is a property of a fluid by virtue of which it is a fluid by virtue of which the relative motion between layers of fluid experience a force.
जिसको बोला जाता है ड्रैगिंग फोर्स। क्या बोलेंगे हम उसको? ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? विस्कस ड्रैग। ये भी एक विस्कस ड्रैग। एक एग्जाम्पल के लिए, आप किसी टू व्हीलर पे जा रहे हो, उधर से हाई स्पीड से कोई ट्रक आ रहा है, तो आपकी वेलोसिटी एक मीन्स एयर की वेलोसिटी, उधर से आने वाली एक एयर की वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे को जब रिलेटिव मोशन करोगे तो आपकी गाड़ी हिल जाएगी। तो वो जो हिलने का कारण है, देयर इज अ ड्रैगिंग फोर्स, खिंचाव महसूस होता है, एंड दैट खिंचाव इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग। इज इट क्लियर? वो तो मैंने एयर का एग्जाम्पल दिया, सेम मतलब सेम चीज़ यहाँ पर होती है। जब दो लेयर्स चलती है तो हायर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स लोअर स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, और उसके कारण भी विस्कोसिटी आती है, और वो जो ट्रांसफ़र हो गए दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। और ट्रांसफ़र क्यों हुए? क्योंकि देर इज अ डिफरेंस, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स, सो दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसी में एक कंसेप्ट देखना है, दैट इज कॉल्ड velocity gradient. What is velocity gradient? The rate of change of velocity dv with distance measured from the stationary layer is called velocity gradient. अगर हम dv by dx rate of change of velocity with डिस्टेंस अगर करें, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर करें, तो ये जो रेशो आएगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मान के चलो कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, और इस स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये जो एरो है एक एक लेयर बता रही है, इनका एरिया है ए, हर एक लेयर का एरिया है ए। तो इन लेयर्स के बीच में, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो इनके बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसको हमने डिफाइन किया है विस्कस ड्रैग। तो ये जो विस्कस फोर्स है ये कितना होता है ये बताया है न्यूटन ने, एंड इट इज गिवन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने विस्कोसिटी में भी लॉ दिया है, जैसे मोशन में दिया है, वैसे न्यूटन का लॉ है विस्कोसिटी में। लॉ स्टेट्स दैट व्हाट? Force is directly proportional to area and this is velocity gradient. So it is directly proportional. What is it? In a streamline flow, viscous force, what is F? Viscous force. So viscous force acting between the layers is directly proportional to what? Area and वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इनके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स मोर इज द एरिया मोर इज द विस्कस फोर्स। अगर आप एग्जांपल वही बता रहा हूँ, टू व्हीलर से जा रहे हो, उधर से ट्रक आ रहा है, लेकिन ट्रक के बजाय अब कोई ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन का एरिया लेयर का ज़्यादा हो गया, तो अब आपको खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा एज कंपेयर टू ट्रक, क्योंकि ट्रक का एरिया छोटा है, ट्रेन का एरिया ज़्यादा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फोर्स dv by dx वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ। फिर हम यहाँ पर फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए एक कांस्टेंट ले लेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू a इनटू dv by dx। तो यहाँ से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। व्हाट इज इट? ईटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन a इनटू dv by dx। most important formula. Coefficient of viscosity can be defined as कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एक यूनिट निकलेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट एरिया? मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ dv by dx? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड नीचे जाएगा, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड नीचे जाएगा, और dx का
डिस्टेंस है तो मीटर, तो ये मीटर के साथ ये मीटर कैंसल, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये बना ऐसा यूनिट। इसका सीजीएस में यूनिट दिया जाता है पॉइज, क्योंकि ये डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, तो ये बना एसआई यूनिट और पॉइज, नॉइज नहीं, पॉइज, दिस इज सीजीएस यूनिट। ठीक, सो दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट। इसे पास्कल हम बोल सकते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं ऐसा यूनिट में, एंड दिस इज पॉइज। इन दोनों में कभी रिलेशन अगर पूछा जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, तो हमको बस यहाँ पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन। न्यूटन बोले तो कितने डाइन, 10 to the power 5, क्योंकि सीजीएस यूनिट्स पॉइज है ना, तो